बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलस बॉन्ड थ्योरी आपने जब लियस डॉट स्ट्रक्चर जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा उसमें आपने देखा जो स्ट्रक्चर से किस तरीके से हम उनको लेके चलते थे। यानी कि हमने उनको सबसे पहले सेंटर एटम को डिसाइड करना होता था। सेंटर एटम के बाद हम उसके साइडों पे बाकी एटम लिखते थे। फिर हम सेंटर एटम को मैक्सिमम कोवेलेंसी में ले जाने की कोशिश करते थे। फिर हमने फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका देखा। फिर हमने देखा कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो बॉन्ड पेयर में इस्तेमाल हुए, जो बॉन्ड पेयर में बच गए फिर हमने उनको साइड पे जो उसके एटम थे उनकी हमने ऑक्टेट पूरा किया, और जो फिर भी बच जाता था तो एज अ लोन पेयर हम सेंटर एटम में रख देते थे। ये सारा प्रोसेस करने के बाद हम फिर उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी सेंटर एटम की पूरी करने के लिए हम जो साइड वाले लोन पेयर थे उधर से उठा के डबल बॉन्ड में या ट्रिपल बॉन्ड में उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देते थे। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो वेलस बॉन्ड थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी थी? वो इसलिए पड़ी थी कि ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ने उसका ये तो बता दिया कि कितने बॉन्ड बनेंगे, कैसे बनेंगे, लेकिन ये नहीं बता सका कि उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। तो ज्योमेट्रिक एक्सप्लेन करने में वो फेल था, और थोड़ा सा कंसेप्ट देने में भी वो थोड़ा सा फेल हो गया। तो जिसके बाद फिर हमें वेलस बॉन्ड थ्योरी की ज़रूरत पड़ी। तो वेलस बॉन्ड थ्योरी का जो अगर आप उस पे गौर करें तो अगर मैं पिछले लेयर्स थ्योरी की ही बात करूं तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो वो जो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लेयर्स डॉट स्ट्रक्चर में लगे थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की समझ आपको तब आएगी अगर आपको उसका पता होगा लियस डॉट स्ट्रक्चर का। तो उसमें अगर आपने गौर करें तो आपने डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बनाए थे। जो फाइनल स्ट्रक्चर आपका जो प्रपोज स्ट्रक्चर बनता था, जिसमें वो जो सिंगल बॉन्ड था वो इस थ्योरी ने वेल्स बॉन्ड थ्योरी ने बताया कि वो जो सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, और जो डबल बॉन्ड है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सिग्मा, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड है। ये हमें वेलस बॉन्ड थ्योरी से पता चला। तो लियस डॉट स्ट्रक्चर और इसमें फ़र्क, एक सबसे पहले आपको ये पता चल गया कि इसमें हमें ये पता चला कि सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है। उसका कंसेप्ट पहली दफ़ा इस थ्योरी से हमें पता चला। हमें वैसे तो ये सारी बातें पता हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता किस थ्योरी में क्या चीज़ बताई गई और कौन-सी चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया गया। अब वेलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी बहुत से प्रॉब्लम्स आएँगे, जो हाइब्रिडाइज़ेशन से क्लियर हुए। फिर हाइब्रिडाइज़ेशन और वेलस बॉन्ड थ्योरी को कंबाइनली हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी कि ये जर्नी जो है ये बॉन्डिंग का, ये कहीं पे जाके रुकता है जब प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होने शुरू होते हैं। एक दफ़ा प्रॉब्लम आया, उसको फिर हमने अगली दफ़ा देखा, उसको फिर हम आगे इस तरीके से लेके चलते रहते हैं। तो ये जो थ्योरी थी ये पहले 2 साइंटिस्ट थे, पॉलिंग और आई थिंक स्लेटर था नाम उसका। उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसके बाद फिर 2 और साइंटिस्ट थे इसको लेके आगे चले, मुझे फिलहाल नाम याद नहीं है, तो देख लेंगे उसको भी। तो ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि ये सारी की सारी थ्योरीज उसी से रिलेटेड होती हैं। तो सिंगल बॉन्ड का जैसे मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो बात है कि बॉन्ड बनता कैसे है, जो इस थ्योरी ने बताया वो, जैसे अगर लियोस थ्योरी में अगर आप देखें तो बॉन्ड शेयरिंग दिखाई थी कोवलेंट बॉन्ड में। एक इलेक्ट्रॉन के मिलके हम एक लाइन लगा देते थे। तो इसने ये बताया कि वो जो लाइन बनती है वो लाइन बनती है बेसिकली ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से। यानी कि ये भी हमें पता है कि ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, ओवरलैपिंग से ही पाई बॉन्ड बनता है। और इसमें जो मैं वन बाय वन इसके पोस्टुलेट भी डिस्कस कर लेता हूँ, लेकिन वैसे आपको एक ओवरऑल बता रहा हूँ कि इसने सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट दिया और ओवरलैपिंग का कंसेप्ट दिया कि कैसे हमें ऑर्बिटल क्या है वैसे। अगर आप कोई बताना चाहे ऑर्बिटल का, आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कंसेप्ट दिया था आपके ज़हन में कि ये मैंने आपको बताया था कि ये एक घर है। अब आपको मैं थोड़ा सा कंसेप्ट और चेंज करता हूँ। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जैसे आप क्वांटम नंबर पढ़े थे तो एन से हमें पता चलता था नंबर ऑफ शेल का। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल है 2 कमरों का घर है, पी ऑर्बिटल है वो 3 कमरों का घर है, और हर कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं अपोजिट स्पिन के साथ, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक को प्लस साइन से ज़ाहिर करते हैं, एक को माइनस साइन से ज़ाहिर करते हैं।
उसके बाद मैंने आपको बताया कि डी ऑर्बिटल एक और बड़ा घर है जिसमें 5 कमरे हैं और हर कमरे में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। एफ और बड़ा घर है। साथ मैंने आपको ये भी बताया था, ये एक तो बड़ा घर है, ये तो बताता था, साथ में ये भी आपको कहा था कि ये घर के जो कमरे हैं वो भी बड़े हैं। यानी कि अगर अगर आप पी का बात करें, पी के अंदर एक डंबल वो शेप सी बनती है एक ग्लोब सा, और अगर आप डी में देखें तो वो डी एक्स वाई में वो 2 हैं, यानी कि वो तकरीबन उससे डबल जगह घेर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपको बताया था कि इसका अगर आप कंसेप्ट ज़हन में लाएँ तो ये एक वेव की शक्ल में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक बादल है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है वो बादल गहरा होता जाएगा। ये तो हमें फिज़िकली पेपर पे बनाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन पी के पीएक्स, पीवाई, पीज़ी में ले गए, एस में ले गए, एस की स्फेरिकल शेप है, फलान-ढिमकान, इस तरह की जितनी हम बातें करते हैं, ये एक कांसेप्ट और इमेजिनेशन की बेस पे है। केमिस्ट की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि वो चीज़ों को परसीव करते हैं, और ये पोएट्री और ये सारी चीज़ें इसी वजह से केमिस्ट, फ़नून लतीफ़ा और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि पेंटर, ये बाय नेचर केमिस्ट होते हैं। इनकी ये वाली चीज़ जो है ना, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप भी इस चीज़ को इमेजिन करना ज़रा शुरू करें कि एक तो बड़े घर हैं, ठीक है? कमरे बड़े हैं, घर भी बड़े हैं और घरों के कमरे भी बड़े हैं। उसके बाद अब आप ले जाएँ ज़रा इसको ड्रामेटिक अंदाज़ में, किसी फ़िक्शन मूवी में ले जाएँ कि ये घर अब वेव फॉर्म में मूव भी कर रहे हैं। जस्ट लाइक फ्लोटिंग ऑन द वाटर। जैसे एक कश्ती है, वो ऐसे हिल रही होती है वेव की शक्ल में। तो अब ये घर वेव की फॉर्म में मूव कर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो वेव की फॉर्म में, अब वो एक कमरों के अंदर बंद तो नहीं आप कर सकते ना उसको। तो ये घर भी फ्लोटिंग और उस तरीके से ऑर्बिटल भी इसी शेप में है। इसी तरीके से जब हम ऑर्बिटल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिखेंगे, तो हम यहाँ पर प्लस और माइनस साइन उसमें शो करेंगे। क्या मतलब इस बात का? इसका बात का मतलब ये है कि ऑर्बिटल भी हम वेव की फॉर्म में ही कंसीडर, यानी कि वो जो घर है, जो कमरा है, वो सॉलिड कंक्रीट का नहीं, हमने उसको भी वेव की फॉर्म में ही इमेजिन करना है। उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका ये फ़ायदा होगा कि जैसे एक वेव होती है, अगर आप उसको ड्रॉ करें एक पेपर के ऊपर, क्रेस्ट और ट्रफ आप उसमें शो करते हैं। एक वेव का हिस्सा ऊपर जाता है, एक वेव का हिस्सा नीचे जाता है। और फिज़िक्स में भी आपने पढ़ा है, और वैसे भी हम मैथमेटिक्स में भी, कि हम जो वेव का ऊपर वाला हिस्सा उसको हम प्लस साइन से ज़ाहिर करते हैं, और जो वेव के नीचे वाले हिस्से को हम माइनस साइन से ज़ाहिर करते हैं। सेम हम जब इस ऑर्बिटल को बनाएँगे, तो अगर पीएक्स हमने लिखा है, तो हम पीएक्स के 2 हिस्से होते हैं ना, मतलब पी ऑर्बिटल आपको पता है दरमियान में डॉट है, और एक साइड पे एक और एक पत्ती एक साइड पे बनी होती है। तो हम एक साइड है उसको हम प्लस, और दूसरी साइड को हम माइनस से ज़ाहिर करेंगे। जस्ट ये ज़हन में रखना है कि ये भी एक वेव की फॉर्म में, एक घर ऑर्बिटल जो है वो भी वेव की फॉर्म में है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ऑर्बिटल्स भी बेसिकली एक स्पेस है, ये भी कोई एक कन्फाइंड घर, बाउंड्री वॉल नहीं है, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट और उनकी वेव फॉर्म उस वेव फंक्शन को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है? आज मैंने एक और लफ्ज़ बोला वेव फंक्शन, इसको भी मैं नेक्स्ट आपके कोर्स में एक्सप्लेन करूँगा कि वेव फंक्शन साई से हम उसको ज़ाहिर करते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री में वो काफ़ी हद तक उस चीज़ की वैल्यू है। फिर हम उसको वन डायमेंशनल बॉक्स में, और उसके बाद उसके वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इन चीज़ों को हम फिर डिस्कस करते हैं। ये चूँकि काफ़ी डिटेल से है, तो इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ मैं आपको ये कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ कि ऑर्बिटल वेव फॉर्म में है, और वो जो वेव है वो जो ऑर्बिटल है वो एक बाउंड्री वॉल नहीं है, वो जस्ट एक उस तरीके से हम उसकी मूवमेंट करते हैं कि वो उस एक ख़ास स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को ज़ाहिर कर रहा होता है। तो इसलिए हम ऑर्बिटल्स को प्लस और माइनस साइन हर ऑर्बिटल में हम शो करते हैं, ठीक है? ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने ये प्लस और माइनस साइन को लेना होता है, इसलिए मुझे इसको थोड़ा-सा आपको ज़्यादा डिटेल से बताना पड़ा। तो कोवेलेंट बॉन्ड इसमें फॉर्म होता है। अच्छा, अब हम आते हैं इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो एक पॉइंट है वो तो आपको अभी बता दिया कि कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि हमने इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से हमने जो बॉन्ड है वो बनाना है।
जैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम जो लाइन लगाते थे वो लाइन लगाते थे, हम 2 डॉट को शो करते थे। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और उसमें फ़र्क क्या हो गया कि हम इसमें ये कह रहे हैं कि ये वैलेंस बॉन्ड जो बनता है ये ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है, और वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे मतलब एटम्स एक दूसरे के करीब आएँगे तो तब बॉन्ड बनेगा। और अब जब एटम एक दूसरे के करीब आएँगे तो उनके ऑर्बिटल्स भी एक दूसरे के करीब आएँगे। ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब आएँगे तो उसके बाद वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, और वो जब ओवरलैप करेंगे तो वो जो ओवरलैपिंग है वो जितनी ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है? बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, और इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स में होगी। जैसे अगर आप लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर में देखें तो एक डॉट एक इलेक्ट्रॉन का और एक डॉट जो ज़ाहिर होता है वो एक इलेक्ट्रॉन वो दूसरे एटम का शो हो रहा होता है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, क्योंकि ऑर्बिटल फिल होगा 2 इलेक्ट्रॉन से। तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ओवरलैप करेंगे। ये इसका पॉइंट है। एक पॉइंट क्या हो गया कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, और दूसरा मतलब ओवरलैपिंग होगी कैसे, जब एटम क्लोज आएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। ठीक है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपोजिट स्पिन के होंगे, एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर वो ओवरलैपिंग करते हैं, उनका अगर स्पिन भी अपोजिट नहीं है तो तब भी वो ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ, बात करूँ, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है आपके पी एक्स और पी एक्स ऑर्बिटल में, तो वो हॉरिजेंटल है, तो पी एक्स और पी एक्स को अगर हम ओवरलैप करवाएंगे तो पी की एक साइड पे प्लस साइन है, एक पे माइनस साइन है, दूसरे की भी प्लस, तो प्लस और प्लस ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये इस तरीके से हम उनकी ओवरलैपिंग करवाते हैं। इसी तरीके से अगला पॉइंट है ओवरलैपिंग जो होती है मोस्टली, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि वो 50% तक होगी। ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ जाए। एक दूसरे के ऊपर चढ़ने का भी ये भी मसला होता है कि वो फिर न्यूक्लियस बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस क्लोज आएंगे तो वो उतना ही मसला होगा उनकी वहां पर, मतलब रिपल्शन शुरू हो जाएगी न्यूक्लियस की आपस में। तो इसलिए 50% से कम ही होती है, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही वो 100% ओवरलैप कर देते हैं। और जितनी ज़्यादा, जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और उतनी ही बॉन्ड लेंथ कम होगी। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ओवर क्लोज आ गई, क्लोज आने का मतलब है बॉन्ड लेंथ कम होगी, और बॉन्ड लेंथ कम हुई या उनका स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई, ये एक ही बात है। तो ओवरलैपिंग जो है ना मोस्टली इसमें दो तरह की होती है। एक एक्सियल ओवरलैपिंग है जिसको आप कहते हैं अलोंग द एक्सिस, उसको कहते हैं, और हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं, और इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग या लेटरल ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग जो है वो साइड से जो होती है वो पाई बॉन्ड बनाता है। तो अब चूंकि वो मैं अब जब आपके साथ कल स्क्रीन शेयर करूंगा तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिखा दूंगा। बाकी आपने चूंकि एफएससी में कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में, तो आपको मेरा ख्याल जब मैं बोल रहा हूँ आपको समझ भी आ रहा है साथ साथ। बाकी जब आपको इसकी ऑडियो के बाद वीडियो इसमें दिखा दूंगा चीज़ें स्क्रीन शेयरिंग से, तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो जो आपको ओवरलैपिंग मतलब एक से एक सिग्मा बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और पाई बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, जो सिग्मा बॉन्ड है वो एस ऑर्बिटल, मतलब सिग्मा बॉन्ड किस किस में एस ऑर्बिटल तो बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि एस ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि एस ऑर्बिटल का मतलब है कि किसी में एक इलेक्ट्रॉन है उसके आखिरी शेल में, तो वो जाहिर है उसके पास कोई और ऑर्बिटल भी नहीं है, तो एक ही बॉन्ड वो बनाएगा। जिसके पास अगर सिर्फ सिर्फ एस ऑर्बिटल है तो वो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। मतलब एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये तो मतलब रट्टा लगाए बगैर भी आप कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं। और बाकी जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। जैसे मतलब एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा एस और एस के दरमियान, एस और पी के दरमियान। ठीक है, इसी तरीके जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो पी और पी के दरमियान भी बनेगा। ठीक है, और पी और पी के दरमियान पाई बॉन्ड भी बन सकता है। फिर इस तरीके से जो पाई बॉन्ड बनेगा पी और डी ऑर्बिटल में भी बनेगा। इस तरह से जो पाई बॉन्ड है वो डी और डी ऑर्बिटल में बनेगा। तो हम यहाँ पर पी और डी की ओवरलैपिंग और डी और डी की ओवरलैपिंग भी डिस्कस करेंगे, जो आप एफएससी लेवल पर नहीं पढ़ते होते, तो उसको भी हम इंशाल्लाह यहाँ पर इसको देखेंगे। इसकी जो वही जैसे हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में सबसे जो स्टार्ट किया था एग्जांपल, हमने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था।
सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करेंगे। इस डॉट स्ट्रक्चर में हम आपको पता है एच को लाइन एच से लगाते हैं। तो ये क्या है बेसिकली, अब हमने यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और वहाँ पर अपने अल्फाज का चुनाव का फर्क करना है, बाकी है काफी हद तक वो मिलता जुलता, और जस्ट उसकी एक ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो हम उसमें ये कहेंगे ये वन, आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसकी कन्फिग्रेशन 1s1 है, और 1s1 और 1s1 का आपस में ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना, जिसको जब हम बोलेंगे तो हम कहेंगे 1s सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कौन सा है वो भी बताना पड़ता है, ये 1s का है। ठीक है, तो हम मोस्टली इसमें साथ साथ ये भी बोलते हैं, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोराइड की बात करें तो फ्लोरीन आपको पता है 7वें ग्रुप में इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और वो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल का होता है, 2px 2py 2pz। तो किसी को भी ले लें आप, अच्छा px py pz में से एक भी खाली हो, एक 1s1 अगर क्लॉकवाइज है तो वो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये आपस में ओवरलैपिंग करके, तो ये जो ओवरलैपिंग कहलाएगी ये 1s और 2px या 2py या 2pz ओवरलैपिंग कहलाएगी सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके से हम इन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, वैसे एक बाय द वे हाइड्रोजन हैलोजेंस की बात आ गई, हैलोजेंस में जैसे HF है, HCl है, HBr है और HI है। तो अगर इनकी बात करें तो अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करें तो 1s2p ओवरलैपिंग है। अब जैसे आपको पता है ना, जैसे उसके नीचे वाला जो उसी में आता है तो उसमें नंबर ऑफ शेल एक बढ़ जाता है, तो HCl में 1s3p ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, 2p। इस तरह HBr में 1s4p ओवरलैपिंग होगी, और HI में 1s5p ओवरलैपिंग होगी। तो ये जितना ज्यादा उसका नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा उसका बॉन्ड वीक होता जाएगा। ठीक है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो HF में सबसे ज्यादा होगी हाइड्रोजन फ्लोराइड में। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक, क्योंकि वो बॉन्ड काफी ज्यादा ओवरलैप है, एक दूसरे के अंदर घुसा हुआ है। अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर भी उसका छोटा है, उसका एटम भी छोटा है फ्लोरीन का, तो उतना ज्यादा हाइड्रोजन और फ्लोराइड के न्यूक्लियस और उनके जो आपस में वो भी करीब हैं कंपैरेटिवली दूसरों से, उतना ही ज्यादा वो ओवरलैपिंग भी उनकी ज्यादा है। और अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, लेकिन चूंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे, हम ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं, तो उसकी बेस पे हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 1s और 2p का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और 3p थोड़ा सा दूर हो जाता है, तो इसलिए उसकी जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बॉन्ड लेंथ कंपैरेटिवली उसकी इस तरीके से चेंज होती जाती है। तो इस तरीके से जो ये एस और पी की ओवरलैपिंग होगी, इस तरह पी और पी की अगर ओवरलैपिंग की बात करें तो वो आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, वही जो हम BF3 की दी थी, हमने एक बोरॉन का मॉलिक्यूल दरमियान में 3 फ्लोराइड साइड पे लगाए थे। अच्छा, जैसे जैसे हम अगली थ्योरी में जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा ये तीनों का जो एंगल है वो आपस में 120 का बनता है, लेकिन इसमें अभी तक हम एंगल की बात नहीं की मैंने। ठीक है ना, हमने लियोस डॉट स्ट्रक्चर में एंगल की बात की कि कितना बॉन्ड एंगल होगा, ना हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बात की। हम अभी तक स्टेप वाइज चल रहे हैं, हमने पहले सिर्फ ये बताया कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कैसे हो रही है पिछली थ्योरी में, और इसमें हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग कैसे हो रही है, और बॉन्ड डबल बन रहे हैं या सिंगल बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बेस पे हम इसको डिसाइड कर रहे हैं। तो बोरॉन का आपको पता है वो पांचवें उसके होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, तो 1s2 2s2 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन की आपको पता है 2p में 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2p में तो खैर आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2s2 2p5 यानी कि इस तरीके से होते हैं, तो छः आ सकते हैं p में, तो उसके बजाय वो 5 आएंगे, यानी कि तो ये p टू p ओवरलैपिंग कहलाएगी, समझ गए। तो ये इस तरह से हम काफी सारी एग्जांपल्स और भी इसमें देख सकते हैं, और इंशाल्लाह इसको करेंगे। तो ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया है इसका कि मेन कंसेप्ट क्या है, इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट है। सिग्मा और पाई बॉन्ड के कंसेप्ट की बेस पे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, और हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग की बेस पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, जैसे पी और पी की मैंने कहा ना, पी और पी की ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है अगर वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, लेकिन अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो पाई बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड बनने के लिए उनकी ओरिएंटेशन भी सेम होनी चाहिए, यानी कि पी एक्स एक का है तो दूसरे का भी वो पी एक्स होगा, तो तब ओवरलैपिंग होगी। अगर एक का पी एक्स है दूसरे का पी जी है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, ओरिएंटेशन भी उनकी सेम होनी चाहिए, तब पैरेलल ओवरलैपिंग होगी।
ये जो बातें थी ये लुईस डार्ट स्ट्रक्चर से जो मजीद बातों का हमें वेलेंस बॉन्ड थ्योरी में पता चला, वो इन बातों का पता चला। हेड टू हेड ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग, उनकी ओरिएंटेशन सेम, ठीक है। प्लस और प्लस एक दूसरे के करीब साइन आ जाएंगे जो वेव फंक्शन है, और माइनस माइनस साइडों पे चले जाएंगे, दरमियान में वो लोब बन जाएगा और वो बॉन्डिंग हो जाएगी और ओवरलैपिंग हो जाएगी, अपोजिट स्पिन होना चाहिए। इस तरीके से ये इसका कंसेप्ट है वेलेंस बॉन्ड थ्योरी का। अभी हम इतना ही करते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर हम कल डिटेल से इसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी देखेंगे, और बाकी कोशिश करूंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को टच कर लें थोड़ा सा, वरना इसको हम कम से कम हाइब्रिडाइजेशन और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी ये हम, और साथ इसके ये हम इन चीज़ों को कंप्लीट करके तो इंशाल्लाह इसको देखते हैं क्या करना है। एनी क्वेश्चन बच्चों? अभी जस्ट जितना को ज़ुबानी आपको एक ब्रीफिंग दी है, बाकी हम डिटेल से इंशाल्लाह इसको कल मज़ीद देखेंगे। कल हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को क्लोज कर देंगे। किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो वो पूछ सकता है, जस्ट एक ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज़ बच्चों, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।